अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बांग्लादेश में आम इंतखाबात हुए। उन इंतखाबात में किसने कामयाबी हासिल की और कौन भारी अक्सरियत के साथ अब हुकूमत बनाने जा रहा है, ये सारे सवालात अब जन्म ले रहे हैं। और साथ साथ ये बात भी ज़ेर बहस है कि क्या बांग्लादेश पाकिस्तान और भारत के साथ अपने ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर करेगा या ये ताल्लुकात हमें बिगड़ते हुए मुस्तकबिल में नज़र आ रहे हैं। भारत के साथ बिलखुसूस बांग्लादेश के ताल्लुकात पिछले कुछ अरसे में शेख हसीना वाजिद के दौर के अंदर बड़े गहरे ताल्लुकात, बड़े बेहतर ताल्लुकात थे तजारती महाज पर भी। और अब बात ये की जा रही है कि चीन के साथ बांग्लादेश के ताल्लुकात मज़ीद बेहतर हो सकते हैं, जो भारत के लिए सरदर्द बन सकता है और भारत के लिए ये एक मुश्किल बात होगी इसको हज़म करना, इसको किसी भी तरीके से हैंडल करना। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होते हुए हमें नज़र आए हैं हालिया दिनों में काफ़ी हद तक बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में। लेकिन अब पाकिस्तान के साथ नए आने वाले बांग्लादेश के वज़ीर आज़म अपने ताल्लुकात को बेहतर करेंगे या ये ताल्लुकात बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इनके साथ आपस में क्या रिश्ता है और पहले क्या एक चपकलश चल रही थी जो अब ज़ेर बहस है और अब इसको सामने लाना ज़रूरी है। आज की इस वीडियो के अंदर वो सारे फैक्ट्स, वो फिगर्स हम जानने की कोशिश करेंगे कि बांग्लादेश के मौजूदा इंतखाबात के अंदर किसने कितनी सीटें हासिल की, कौन भारी अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाने जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम जानते हैं सारी तफसील। हम बात करेंगे बांग्लादेश के हालिया इंतखाबात की, रेफरेंडम और खित्ते में बदलती हुई सियासी बसात के बारे में, क्योंकि ये सिर्फ एक इलेक्शन नहीं है नाजरीन, बल्कि एक सियासी मोड़ समझा जा रहा है। बांग्लादेश में 300 में से 299 नशिस्तों पर इंतखाबात मुनक्कद हुए। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक बांग्लादेश नेशनल पार्टी यानी BNP ने तकरीबन 209 नशिस्तें हासिल करके वाज़े बरतरी हासिल की है। नाज़रीन, जमात इस्लामी की बात करें तो वो सिर्फ 68 यानी 68 नशिस्तों के साथ दूसरी बड़ी जमात बनकर सामने आई है, जबकि नेशनल सिटीज़न पार्टी महदूद कामयाबी हासिल कर सकी है। अब इस इंतखाब की सबसे बड़ी अहम बात जो रही है वो वोटर्स का टर्न आउट था, जो 60% से ज़ायद रहा है। ये ज़ाहिर करता है कि अवाम, खुसूसन नौजवान नस्ल, इस बार सियासी अमल में संजीदा और मुतहर्रक नज़र आई है। नाज़रीन, साथ ही आइनी इस्लाहात के लिए होने वाले रेफरेंडम के बारे में बात करेंगे, जो तकरीबन 70% से ज़ायद वोटर्स ने इस्लाहात के हक़ में वोट दिया। और इस बात का इशारा है ये बात कि अवाम निज़ाम में हकीकी तब्दीली चाहते हैं। अब क़यादत की तरफ आते हैं। BNP के सरबराह तारक रहमान, जो साबिक़ वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के साहिबजादे हैं, अगर वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो 35 से 36 साल बाद बांग्लादेश को एक मर्द वज़ीर आज़म मिलेगा। इससे पहले तवील अरसे तक इक़्तिदार शेख हसीना और खालिदा ज़िया के दरमियान मुंतकिल होता रहा। अब रेफरेंडम में शामिल आम नुकात जो हैं, अदालती इस्लाहात उसमें शामिल है, वज़ीर आज़म की मुद्दत को 10 साल तक महदूद करना शामिल है, 2 ऐवानी पार्लियामेंट का क़याम उसके अंदर शामिल है, गवर्नेंस में बेहतरी शामिल है। अगर ये इस्लाहात मौसर तरीके से नाफज हो जाती हैं तो बांग्लादेश एक मजबूत पार्लिमानी जमहूरियत की तरफ बढ़ सकता है। अब आते हैं खित्ते की सियासत पर। नाजरीन, ये सवाल अहम है कि क्या इस इलेक्शन के बाद भारत का असर व रसूख कम होगा। नाज़रीन, कुछ तजिया कारों का मानना है कि साबिका दौरे हुकूमत में भारत का असर ज़्यादा था, जबकि GNP और जमात इस्लामी रवायती तौर पर भारत के ज़्यादा करीब नहीं समझी जाती। ताहम खारजा पॉलिसी का ख़त्मी रुख नई हुकूमत के अमली इक़दामात से ही वाज़ेह होगा। नाज़रीन, ख़ास तौर पर यह देखना दिलचस्प होगा कि मुमकिना वज़ीर आज़म का पहला सरकारी दौरा किस मुल्क का होता है, भारत, पाकिस्तान या फिर चीन, क्योंकि सफारती इशारे अक्सर इब्तदाई दौरों से ही मिल जाते हैं। अगर बांग्लादेश चीन के साथ मुआशी तावन बढ़ाता है और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी लाता है तो जनूबी एशिया की जियोपॉलिटिक्स में एक नया तवाज़न पैदा हो सकता है। लेकिन यह भी हकीकत है कि भारत बांग्लादेश का सबसे बड़ा हमसाया और अहम तजारती शराकतदार है, इसलिए मुकम्मल दूरी जो है वो मुमकिन नज़र नहीं आती। अब असल इम्तहान शुरू होगा। इंतखाब जीतना आसान होता है, लेकिन नाजरीन इस्लाहात नाफज करना बहुत मुश्किल होता है। क्या नई हुकूमत करप्शन कम कर सकेगी? क्या नौजवानों को बेरोज़गारी का मसला है वो हल होगा? क्या मौरूसी सियासत वाकई ख़त्म होगी? क्या सिर्फ चेहरे बदलेंगे? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब आने वाले महीनों में सामने आ जाएंगे। नाज़रीन, आपके ख़्याल में क्या वाकई एक नई शुरुआत है या ये सिर्फ एक सियासी बसात है, एक नई तरतीब है? ज़रूर बताइएगा ये बात भी। और एक और चीज़ इसके अंदर मैं ऐड करता चलूँ कि भारत बांग्लादेश का हमसाया और अहम तजारती पार्टनर है। दोनों ममालिक के दरमियान अरबों डॉलर के सालाना तजारत, सरहदी सिक्योरिटी तावन, दरियाओं के पानी की तकसीम के मुआहदे, तवानाई के मुश्तरका मनसूबे मौजूद हैं। अब शेख हसीना वाजिद के दौर में नाजरीन भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात काफ़ी करीबी रहे हैं। सिक्योरिटी तावन में इजाफा हुआ है, भारत ने कई तरक्याती मनसूबों में सरमायाकारी की है। लेकिन
اگر BNP حکومت بناتی ہے تو وہ ممکنہ طور پر بھارت کے ساتھ تعلقات کو برقرار رکھے گی، مگر زیادہ برابر کی بنیاد پر سرحدی معاملات اور پانی کی تقسیم پر سخت موقف جو ہے وہ سامنے ان کا آ سکتا ہے۔ یہ میری پریڈکشنز ہیں جو میں ابھی تک دے رہا ہوں۔ داخلی معاملات میں بھارتی مداخلت کے تاثر کو کم کرنے کی کوشش کرے گی انشاءاللہ۔ یہ پارٹی جو ابھی بنی ہے، اس کا وزیر اعظم کون بنے گا، اس کے اوپر ہم آگے جا کے بات کریں گے۔ بنگلہ دیش کے تعلقات جو ہیں پاکستان کے ساتھ 1971 کے بعد بڑے پیچیدہ رہے ہیں، لیکن حالیہ برسوں میں بتدریج کمی آئی ہے۔ ناظرین، اگر نئی حکومت آتی ہے تو ممکنہ اقدامات یہ ہو سکتے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، کچھ چند میرے پاس موجود ہیں۔ ناظرین، تجارتی تعلقات میں اضافہ ہو سکتا ہے، دفاعی یا تعلیمی جو تعاون ہے اس کے اندر مزید بڑھوتری ہم دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ ہمیں اسلامی ممالک کے فورمز پر مشترکہ موقف سامنے آ سکتا ہے، عوامی سطح پر تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ BNP کو عمومی طور پر پاکستان کے لیے نسبتاً نرم موقف رکھنے والی جماعت سمجھا جاتا ہے، اس لیے سفارتی برف پگھلنے کے امکانات ناظرین موجود ہیں۔ چین کی بات کر لیتے ہیں، جو اس سے پہلے چین پہلے ہی بنگلہ دیش میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کر رہا ہے، اس کے اندر تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ انفراسٹرکچر کی بات کریں، بندرگاہیں، توانائی منصوبے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیوز، یہ نئی حکومت ممکنہ طور پر چین کے ساتھ معاشی تعاون کو مزید وسعت دے سکتی ہے، کیونکہ بنگلہ دیش کو معاشی استحکام اور روزگار کے جو مواقع ہیں وہ درکار ہیں۔ اگر چین کا اثر بڑھتا ہے تو بھارت کے لیے یہ ایک اسٹریٹجک چیلنج ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر بنگلہ دیش اور پاکستان دونوں قریب ہو جاتے ہیں۔ تو اب نئے وزیر اعظم کے ممکنہ اندرونی اقدامات جو ہیں، اگر طارق رحمان وزیر اعظم بنتے ہیں تو ان کے سامنے چند بڑے چیلنجز ہوں گے۔ ان میں سے چند ایک میں نام لے لیتا ہوں۔ نوجوانوں کی بے روزگاری کم کرنا ایک بڑا چیلنج ہوگا، کرپشن کے خلاف مؤثر اقدامات کرنا چیلنج ہوگا، عدالتی اصلاحات نافذ کرنا ہوگا، وزیر اعظم کی مدت کو محدود کرنے کے قانون کو پاس کرنا ہوگا، 2 ایوانی پارلیمنٹ کا قیام اگر وہ واقعی ریفرینڈم کے وعدوں کو عملی جامہ پہنا دیتے ہیں تو بنگلہ دیش ایک مضبوط جمہوری ماڈل بن سکتا ہے۔ ناظرین، بنگلہ دیش ایک عملی ملک ہے، وہ مکمل طور پر کسی ایک بلاک میں نہیں جائے گا، بلکہ مفادات کی بنیاد پر پالیسی اختیار کرے گا۔ آخر میں آپ سب سے سوال ہے، کیا یہ حقیقی تبدیلی ہوگی یا صرف قیادت بدلے گی اور نظام وہی رہے گا؟ ناظرین، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا بنگلہ دیش ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے، اور بنگلہ دیش کے تعلقات پاکستان کے ساتھ کیسے، کس طریقے سے اور کیوں بہتر ہو سکتے ہیں؟ یہ سارے وہ سوالات ہیں جو ابھی جاننا بہت ضروری ہیں، کیونکہ بنگلہ دیش پاکستان کا بھی ہمسایہ ہے، بنگلہ دیش بھارت کا بھی ہمسایہ ہے، اور بنگلہ دیش چین کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو کافی حد تک بہتر کر چکا ہے اور کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ناظرین، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنے میزبان ذیشان سلیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔